अगर तो आप एक प्री मेडिकल स्टूडेंट हैं और सर्च कर रहे हैं कि आपको मेडिकल की कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, आपको डीपीटी को चूज करना चाहिए या नहीं, और डीपीटी के आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं, या फिर आप एक डीपीटी स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है और वो बहुत ज्यादा लोगों की नेगेटिव बातें सुन सुन के थक चुका है और उसे नहीं पता कि उसे डीपीटी के बाद क्या करना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Hey everyone, I'm Dr. Fifa Tanveer and I'm a student of third year medical college and I'm pursuing my education in Doctor of Physical Therapy. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप डीपीटी के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आप मास्टर्स कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ब्रांचेस ऑफ फिजिकल थेरेपी एंड देन मैं उन ब्रांचेस की आगे से सब ब्रांचेस और उनकी एप्लीकेशन आपको बताऊंगी. एंड थर्डली मैं आपको बताऊंगी कि किस फील्ड की या किस ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी की कहाँ कहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी होती है और उसका आगे करियर क्या होगा. तो ये वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, बट बी पेशेंट एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू गेट टू नो कि आप डीपीटी के बाद क्या करने वाले हैं. और इसका फायदा दोनों स्टूडेंट्स को होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट जो कि डीपीटी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सुन सुन के कंफ्यूज है कि उसे डीपीटी चूज करनी चाहिए या नहीं, तो वो इजीली चूज कर पाएगा कि उससे डीपीटी अगर वो करता है तो वो आगे किस किस फील्ड में जा सकता है. एंड सेकेंडली जो कि डीपीटी कर रहे हैं उनके लिए भी इजी होगा सीवी बिल्ड करना, अपना इंटरेस्ट को चूज करना, और उन्हें अभी से क्लियर होगा कि उन्हें किस तरीके से अपनी फील्ड के ऊपर फोकस करना है सो दैट वो अपनी डिजायर्ड ब्रांच के अंदर स्पेशलाइजेशन करें, अपना करियर परसू कर सकें, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेशंस लें, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर सकें. सो फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मस्कुलोस्केलेटन फिजिकल थेरेपी. इसके नाम से श्योर है कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिसे मसल, जॉइंट, बोन, लिगामेंट या टेंडन का कोई भी इशू आएगा वो मस्कुलोस्केलेटन फिजिकल थेरेपी के अंडर आएगा. कहा जाता है कि इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी. इसकी बहुत ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा स्कोप है और इसके पेशेंट्स की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है. तो ये बात हो गई मस्कुलोस्केलेटन फिजिकल थेरेपी की, जिसे एमएसके भी कहा जाता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द सब ब्रांचेस व्हिच कम्स अंडर द एमएसके और मस्कुलोस्केलेटन फिजिकल थेरेपी. तो सबसे पहली सब ब्रांच है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी. इसके नाम से शोर है दैट इट इज रिलेटेड टू सम स्पोर्ट्स पर्संस. तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स की ट्रेनिंग में, उनकी इंजरी प्रिवेंशन में, और अगर उन्हें कोई इंजरी हो जाए तो उस इंजरी की ट्रीटमेंट एंड देन रिटर्न टू स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन, यानी कि उन्हें नॉर्मली गेम्स में इंजरी के बाद रिकवर करवा के दोबारा स्पोर्ट्स में लाना, ये सब चीजें आ जाएंगी स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में. और ये सब कौन करता है? एक फिजियोथेरेपिस्ट. एंड दिस वाज द फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ एमएसके. अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड सब ब्रांच ऑफ एमएसके और मस्कुलोस्केलेटन फिजिकल थेरेपी, दैट इज मैनुअल थेरेपी. अब इसके भी नाम से शो हो रहा है दैट समथिंग जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट मैनुअली करता है, उसमें वो मशीन्स को यूज नहीं करता. वो सब टेक्निक्स जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में या अपने हैंड से अप्लाई करेगा किसी भी पेशेंट के ऊपर, दैट कम्स अंडर मैनुअल थेरेपी. अब इसके अंदर डिफरेंट मसल स्ट्रेचिंग आ जाती है, जॉइंट मोबिलाइजेशन आ जाती हैं, जॉइंट डिस्ट्रैक्शन आ जाती हैं, और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपने मुलिगन एंड मेटलैंड टेक्निक का भी सुना होगा. तो ये सब चीजें आ रही हैं किसके अंडर? मैनुअल फिजिकल थेरेपी में. और मैनुअल थेरेपी की रिक्वायरमेंट हर पेशेंट को होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर उसे मसल इशू है, अगर उसे जॉइंट का इशू है, या फिर अगर उसका लिगामेंट का या टेंडन का इशू आ रहा है, इन सब के अंदर हमें मैनुअल थेरेपी की कोई ना कोई टेक्निक अप्लाई करनी पड़ती है. तो मैनुअल थेरेपी इटसेल्फ एक बहुत ज्यादा वास्ट एप्लीकेशन वाली सब ब्रांच है एमएसके की. Now come to the third sub branch of musculoskeletal physical therapy, that is orthopedic rehabilitation. अब आप सबने orthopedic का नाम तो सुना होगा. They are the doctors which specifically treat bones. अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी को बोन फ्रैक्चर हो गया है, कोई बोन का इशू है, बोन का किसी भी टाइप का ऑपरेट, या फिर आपके पास कोई भी टाइप की जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये सब आ जाता है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स और सर्जन्स के काम में. लेकिन इन सब के बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है पेशेंट की, जो कि उसे रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी और नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजारने के लिए दोबारा से एक्सरसाइजेस और थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है. एंड दैट इंक्लूड इन द ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फोर्थ सब ब्रांच ऑफ एमएसके और मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी इज एक्सरसाइज थेरेपी. अब एक्सरसाइज थेरेपी के नाम से भी है, इसमें डिफरेंट मसल स्ट्रेंथनिंग होगी, फिटनेस ट्रेनर्स जो होते हैं उनका भी समहाउ ये वर्क होता है, लेकिन सम फिटनेस ट्रेनर्स आर नॉट द फिजिकल थेरेपिस्ट. ये बात आपने याद रखनी है. और
इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज करेंगे और जिस तरह के मैंने बताया कि मैनुअल थेरेपी की भी तकरीबन हर ब्रांच में एप्लीकेशन आ जाती है, उसी तरह एक्सरसाइज थेरेपी की भी हर एक ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट होता है, बिकॉज हमें सब पेशेंट्स को एक्सरसाइजेस वगैरह करवानी ही पड़ती हैं। तो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द MSK। तो हमारे पास ये बात हो गई फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी, दैट इज MSK। और उसके आगे हमने उसकी 4 सब ब्रांचेस देखी। नाउ कम टू द पॉइंट कि भाई MSK की ये सब ब्रांचेस तो हमने देख ली, लेकिन अब इसका करियर ऑप्शंस क्या हैं, हमें जॉब्स कहाँ कहाँ मिलेंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकती हैं, देन आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर डॉक्टर के साथ उनके एफिलिएशन में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो उन ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स को हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन चाहिए, तो वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, तो आप ऑर्थोपेडिक सेंटर्स में काम कर सकते हैं। देन थर्ड, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे पास जो एक्सरसाइज फिजिकल थेरेपी है या एक्सरसाइज थेरेपी है जिसको हम कहते हैं, वो हमारे पास फिटनेस ट्रेनिंग में आएगा, तो आप फिटनेस ट्रेनर भी बन सकते हैं। एंड देन उसके अलावा आप अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक भी बना सकते हैं, और वो तो आप तकरीबन हर ब्रांच के अंदर बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी, दैट इज न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी। न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या कोई भी नर्व का इशू होता है। अब ऐसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी बहुत ज्यादा रिक्वायर होती है। आई मीन उनकी लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाती है फिजियोथेरेपी पे, और उनकी अगर फिजियोथेरेपी प्रॉपर की जाए तो वो पूरी लाइफ टाइम डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में हमारे पास मेजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर उनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है कि जो फॉर एग्जांपल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसे कोई ब्रेन इंजरी हो गई है, तो उसका हो सकता है कि उसकी बॉडी की मूवमेंट्स चली जाएं, उसका नर्व डैमेज हो जाए, उसका ब्रेन में कोई इशू आ जाए या स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो जाए। तो ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी में हमारे पास सबसे बड़ा रोल आ जाता है न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी का। अब ये सब चीजें तो आ गई न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी में। अब हम देखेंगे कि वो कौन से सब ब्रांचेस हैं जो कि इस मेजर और वेरी वास्ट एप्लीकेशन वाली ब्रांच के अंडर आती हैं। सो फर्स्ट सब ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी इज स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन। अब स्ट्रोक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और अगर आपको नहीं पता तो इसे आम जुबान में हम कहते हैं कि फालिज। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें के स्ट्रोक हो जाता है यानी कि पैरालिसिस या फालिज हो जाता है, उनकी रिहेबिलिटेशन भी आती है न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन के अंडर, सिंस उनके ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई की डिस्टर्बेंस से ब्रेन सेल्स की डेथ हो जाती है, और उसके रिजल्ट में उनकी बॉडी की मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं और वो मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स की रिकवरी में अगर मैं कहूँ तो 99% रोल ही फिजिकल थेरेपी का है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि स्ट्रोक के पेशेंट हो, उनकी रिहेबिलिटेशन आएगी स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन में। सेकेंड सब ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी इज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रिहेबिलिटेशन। अब सेम वही केस आ गया कि अगर किसी को कंजेनिटल मींस बाय बर्थ स्पाइनल कॉर्ड का इशू है, किसी चाइल्ड में डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, या फिर किसी को कोई इंजरी हो गई है स्पाइनल कॉर्ड की स्पेसिफिकली, तो फिर उसकी रिहेबिलिटेशन, उनकी रिकवरी, उनकी ट्रीटमेंट के अंदर जो फिजिकल थेरेपी की ब्रांच आएगी, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड रिहेबिलिटेशन, सिंस इट इज रिलेटेड टू स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे पास ये न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी की ही एक सब ब्रांच आ जाती है। Third sub-branch of neurological physical therapy is Parkinson's disease and movement disorder rehabilitation. अब मैं आपको बताती हूँ कि what is Parkinson's disease। अब इसे उर्दू में तो राशा की बीमारी कहते हैं, और बहुत से बच्चों को इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन Parkinson's disease is also a brain issue। इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि ओल्ड एज पेशेंट्स में मोस्टली होता है, और जो पेशेंट होता है उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, वो बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स लेके चल रहे होते हैं, और वो प्रॉपर्ली वॉक भी नहीं कर पाते, और उनकी बॉडी हमेशा काइंड ऑफ स्लाइट मूवमेंट में रहती है, जैसे कि वो एक काँपने वाली स्टेट होती है। तो ऐसे पेशेंट्स होंगे पार्किंसंस डिज़ीज़ के पेशेंट। अब इन पेशेंट्स को भी मेडिसिन के साथ, सिर्फ मेडिसिन के साथ ट्रीट नहीं किया जा सकता। मेडिसिन प्लस फिजिकल थेरेपी जब होगी, दे कैन रिकवर फ्रॉम दिस स्टेट, और उनकी लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा एनहांस किया जा सकता है। तो ये पूरी एक फील्ड आ जाती है, और पूरी एक सब ब्रांच है जिसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। नेक्स्ट सब ब्रांच ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन इज पीडियाट्रिक्स न्यूरो रिहैब। अब पीडियाट्रिक्स जो कि बच्चे प्री मेडिकल के हैं, उन्हें नहीं पता होगा दैट पीडियाट्रिक्स इज द डिपार्टमेंट दैट इज रिलेटेड टू चाइल्ड, चाहे वो फिजिशियन का हो या फिजिकल थेरेपिस्ट का हो। पीडियाट्रिक्स टर्म जो यूज होती है वो चिल्ड्रंस के लिए यूज होती है।
अब पीडियाट्रिक न्यूरो रिहैब का मतलब ये है कि वो चाइल्ड या वो बच्चे जिनको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो, यानी कि उनकी डेवलपमेंट के अंदर कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट में इशू आया हो, या फिर उन्हें एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई ब्रेन की इंजरी हो गई हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे सेरेब्रल पाल्सी में होता है, तो उस टाइम पे उन ऐसे चाइल्ड्स की जो रिहैबिलिटेशन करते हैं, ऐसे चाइल्ड के अंदर मोस्टली मूवमेंट्स लॉस हो जाते हैं, उनके लिम्स की वीकनेस होती है, कई दफ़ा उनकी किसी मूवमेंट इश्यूज आ जाते हैं, उनका बैलेंस इशू आ जाता है। तो ऐसे तमाम केसेस जो हैं वो हमारे पास किसके अंडर आएंगे? पीडियाट्रिक्स न्यूरो रिहैब में। और ऐसे चाइल्ड्स को कभी-कभी हमारे पास कुछ ईयर्स के लिए फिजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ को पूरी लाइफ टाइम के लिए फिजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस ऑल कम्स अंडर the pediatrics neuro rehabilitation. And last but not the least, the last sub branch which I'm going to tell you about the neurological physical therapy is vestibular rehabilitation. अब vestibular का that is something related to ear, और आपको पता होगा कि हमारे ears का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी के बैलेंस में। तो ऐसे लोग जिनको एयर के इशू या फिर किसी और वजह से बैलेंस प्रॉब्लम्स होती हैं, बॉडी का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, उन सब की रिहैबिलिटेशन भी हो सकती है, और उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए जो सब ब्रांच है न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी की, वो है वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन। तो अब ये सब हो गई सब ब्रांचेस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्लेसेस जहाँ पे न्यूरोलॉजिकल फिजिकल थेरेपी की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी स्पेशल जो न्यूरो हॉस्पिटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लाहौर में हमारे पास पिंस एक हॉस्पिटल है, दैट इज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल साइंसेज। इस तरह के हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल सकती है। सेकेंड इज आप कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं, या फिर किसी बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको जॉब मिल सकती है। थर्ड इज कि कुछ सेंटर्स स्पेसिफिकली चाइल्ड्स के इशू को डील कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कि पीडियाट्रिक्स न्यूरो यूनिट्स होते हैं, उनमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चाइल्ड्स को बहुत पूरी लाइफ टाइम के लिए फिजिकल थेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ को कुछ सालों के लिए, फॉर एग्जांपल अपनी पहले 6 या 7 साल की उम्र तक उन्हें फिजिकल थेरेपी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है। तो दैट इज सम लॉन्ग टर्म केयर। तो उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म केयर होम्स बने होते हैं, उसमें भी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। The third branch of the physical therapy which we are going to talk about is pediatrics physical therapy. अभी मैंने आपको पिछले सेगमेंट में पीडियाट्रिक्स न्यूरो रिहैब के बारे में काफी ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन किया। अब पीडियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी इटसेल्फ एक बहुत ज्यादा बड़ी फील्ड है, उसकी एक सब ब्रांच हम पीडियाट्रिक्स न्यूरो रिहैबिलिटेशन भी कह सकते हैं। बट हमारे पास चिल्ड्रंस के जो इशू हैं, दे आर नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज। हमारे पास कुछ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी चाइल्ड में बाय बर्थ हार्ट का इशू आ जाता है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास लंग का इशू आ जाता है। कुछ कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कुछ लिम्स की अलाइनमेंट का फर्क आ जाता है, मींस के एक लिम्ब शॉर्ट है, एक लिम्ब लॉन्ग है। उसके अलावा हमारे पास कुछ के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर ऐसे आते हैं जिनसे क्या होता है कि उनकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल नहीं होती है। इस तरह के इतने ज्यादा इश्यूज होते हैं, and they are not always under the neuro cases, they comes overall under the pediatrics physical therapy. अब इसके अंदर इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ चाइल्ड होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा बचपन से ही स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, और अगर हमारे पास चिल्ड्रंस की स्पोर्ट्स की इंजरीज हो, दैट इज पीडियाट्रिक स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन, और अगेन इट इज ऑल्सो लिंक टू द स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी। और उसके बाद हमारे पास डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास पीडियाट्रिक फिजिकल थेरेपी में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ एमबीबीएस डॉक्टर्स दे आर लाइक जो फिजिशियन होते हैं दे आर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसी तरह से आप डीपीटी के अंदर भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज पीडियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी। द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी। अब इसके अंदर कार्डियो मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लंग्स, और ऐसे केसेस के अंदर जो फिजिकल थेरेपी हमें रिक्वायर होती है, दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन और द फिजिकल थेरेपी। अब इसके अंदर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एज लिमिट के लोग ही इंक्लूड होंगे, इसमें चाइल्ड्स भी आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास यंगस्टर्स भी आएंगे, एंड देन ओल्ड एज पेशेंट्स भी आएंगे। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द सब ब्रांचेस व्हिच आर इंक्लूडेड इन कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी। तो सबसे पहले हमारे पास है सब ब्रांच ऑफ कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी इज मायोकार्डियल इंफार्क्शन रिहैबिलिटेशन। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एज यू ऑल नो वेरी वेल, इज कॉल्ड हार्ट अटैक।
तो हार्ट के कोई भी इशू के रिलेटेड पेशेंट्स आएंगे, उनकी जो रिहेबिलिटेशन होती है, उनकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हमारे पास जो हार्ट की इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी हमारे पास क्या होता है, फिजिकल थेरेपी की एप्लीकेशन होती है। तो वो सब ब्रांच जो कि स्पेसिफिकली हार्ट अटैक के पेशेंट्स या फिर हमारे पास फॉर एग्जांपल यू कैन से जो कि बाईपास सर्जरीज होती हैं, कोई भी इशू रिलेटेड टू हार्ट, उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन या जो फिजिकल थेरेपी आएगी, दैट इज मायोकार्डियल फिजिकल थेरेपी और रिहेबिलिटेशन। सेकेंड सब ब्रांच, एज यू नो, इज कार्डियो वाला पोर्शन तो हो गया पल्मोनरी, यानी कोई भी इशू जो रेस्पिरेशन के, लंग्स के रिलेटेड होगा, उन पेशेंट्स फॉर एग्जांपल एस्थमा हो गया, कोविड-19 उसके अंदर आ जाता है, या बहुत से और हमारे पास ब्रोंकाइटिस है आप कह लें। इस तरह के जो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं जो कि क्रोनिक हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट को हो जाते हैं, उन पेशेंट की रिकवरी में भी हमारे पास फिजिकल थेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जो कि हमारे पास सब ब्रांच है कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन की, वो है पल्मोनरी रिहैब फॉर सीओपीडी एंड एस्थमा। मींस सीओपीडी इज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स। अब ये भी हमारे पास ये सब कुछ अंडर आ रहा है कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी के। थर्ड सब ब्रांच है आईसीयू फिजिकल थेरेपी। अच्छा, अब मैंने अपने पेज पे बहुत ज्यादा पहले एक सीरीज बनाई थी कि दैट वाज बाय द नेम ऑफ वहां वाला फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या काम। तो उसके अंदर मैंने एक वीडियो बनाई थी दैट वाज रिलेटेड टू कि आईसीयू में एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम होता है। अब उसके अंदर भी मैंने एक्सप्लेन किया, मैं अगेन बता देती हूँ कि हमारे पास जो आईसीयू के अंदर पेशेंट्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते हैं, उनकी बॉडी में बेड सोर्स बनने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। अब उनकी बॉडी की प्रॉपर साइड को चेंज किया जाता है स्पेसिफिक टाइम के बाद, उसके इंस्ट्रक्शन भी एक फिजिकल थेरेपिस्ट देता है। देन आईसीयू पेशेंट्स की जो ब्रीदिंग है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, या फिर हमारे पास जो रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन और एक्सरसाइजेज होती हैं, वो सब भी एक फिजिकल थेरेपिस्ट का काम होता है। और उसके बाद हमारे पास हम जो कि बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं उनकी स्लाइड बॉडी की एक्सरसाइजेस करवाते रहते हैं सो दैट उनके जॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्चर्स ना बन जाएं, उनकी बॉडी के अंदर मसल एट्रोफी ना हो जाए। इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे पास सब ब्रांच ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिहेबिलिटेशन आता है, दैट इज कॉल्ड आईसीयू फिजिकल थेरेपी। ये सब चीजें आ गई हमारे पास किसके अंदर, कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपी में। अब अगेन सेम है हमारे पास इसका भी करियर ऑप्शंस। आप कार्डिक हॉस्पिटल्स को देख लें, आप स्पेसिफिकली जो कि हमारे पास लंग्स के इशू के रिलेटेड हॉस्पिटल होते हैं, उसमें आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स जो कि बहुत ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं और उनके आपको होम विजिट्स भी मिल सकते हैं, आप अपना प्राइवेट क्लिनिक बना सकते हो। और इस तरह के बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और आप किसी भी टाइप ऑफ हॉस्पिटल के आईसीयू में जॉब कर सकते हैं। The next branch of physical therapy, which we are going to talk about and which is one of my favorite, is women healthcare physical therapy. अब women healthcare physical therapy में वो सब इश्यूज जो कि स्पेसिफिकली women की बॉडी के साथ, उनकी एज रिलेटेड इश्यूज के साथ लिंक करते हैं, वो सब आएगा women healthcare physical therapy में। सबसे पहले इसकी सब ब्रांच आएगी, दैट इज प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल फिजिकल थेरेपी। अब प्रीनेटल मींस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्टनेटल आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अब वुमेन्स के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनकी बॉडी की स्लाइड मूवमेंट्स करवानी चाहिए, उनकी स्लाइड एक्सरसाइजेज उनकी बॉडी को एक्टिव रखती हैं। और इन द लॉन्ग रन ये आपके पास एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ ये बॉडी की को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं एक्सरसाइजेज। तो प्रीनेटल एक्सरसाइजेस और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस मींस आफ्टर डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन, जिसे हम सी सेक्शन भी कहते हैं, उसके बाद जो वुमेन्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उन मसल्स की, जो एब्डोमेन के मसल होते हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए जो भी एक्सरसाइजेस करवाई जाते हैं, ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल फिजिकल थेरेपी। तो वुमेन हेल्थ केयर की सबसे पहली सब ब्रांच हो गई प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल फिजिकल थेरेपी। सेकेंड इज द वन जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, दैट इज द ब्रेस्ट कैंसर रिहेबिलिटेशन। अब आपको पता है कि द ब्रेस्ट कैंसर इज वन ऑफ द प्रिवेलिंग मेडिकल कंडीशन अमंग फीमेल्स, और बहुत ज्यादा वुमेन्स पूरे वर्ल्ड में सफर कर रही हैं इससे। तो इसकी रिकवरी हो जाती है, और ब्रेस्ट कैंसर की रिकवरी के बाद बॉडी के अंदर जो हमारे पास कीमोथेरेपी के रिजल्ट में या फिर सर्जरी के रिजल्ट में वीकनेस आती है, उन फीमेल्स की बॉडी की स्ट्रेंथनिंग और वेरियस एक्सरसाइजेस और वेरियस रिहेबिलिटेशन की जाती हैं। ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द ब्रेस्ट कैंसर रिहेबिलिटेशन। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देर आर सम एक्सरसाइजेज जो कि फीमेल्स को रिकमेंड की जाती हैं उनकी ओल्ड एज में
उनके मेनोपॉज के बाद उनकी बॉडी को नॉर्मली मेंटेन रखने के लिए। तो ऑल दिस ऑल्सो कम्स अंडर द वुमेन हेल्थ केयर फिजिकल थेरेपी। तो अब आपको पता चल गया कि फीमेल्स की बॉडी के लिए अगर हमारे पास जो भी फिजिकल थेरेपी की टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस या फिर हमारे पास रिहेबिलिटेशन प्लान्स हैं, वो सब एक मेजर फील्ड के अंदर आ जाता है, दैट इज वुमेन हेल्थ केयर और द पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी। अब इसके अंदर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो सेम है, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, आप किसी स्पेसिफिक वुमेन हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और सेंटर के अंदर कर सकते हैं, आप हमारे पास मिटर्निटी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ब्रेस्ट कैंसर रिहेबिलिटेशन का मैंने बताया, तो उसके हिसाब से आपको कैंसर हॉस्पिटल में जॉब मिल सकती हैं। तो दीज ऑल आर द करियर ऑप्शंस और द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको मिलेंगी अगर आप वुमेन हेल्थ केयर फिजिकल थेरेपी में स्पेशलाइजेशन करते हैं या इसको परसू करते हैं। द सिक्स ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज जीरियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी। जैसे पीडियाट्रिक्स वाज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस, जीरियाट्रिक इज रिलेटेड टू ओल्ड एज पीपल। इन लोगों में बहुत ज़्यादा डीजेनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बैलेंस इश्यूज, बहुत ज़्यादा ब्रेन रिलेटेड इशू आ जाता है, हमारे पास कार्डिक इश्यूज आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको सब पहले सब ब्रांचेस के अंदर बताया, all those are also somehow related or linked to this geriatrics physical therapy branch। एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं कि जैसे अल्जाइमर्स है, डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पार्किंसंस के पेशेंट हैं, या फिर ओल्ड एज में ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स आ जाते हैं, मेल या फीमेल कोई भी। तो ये सब चीजें अगर हम स्पेसिफिकली एक ब्रांच के अंदर अगर हम उन्हें ऐड कर दें, दैट कम्स अंडर द जीरियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी। अब जीरियाट्रिक्स से अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास हॉस्पिटल्स में आ जाता है, आपके पास ऑर्थोपेडिक सेंटर्स में आ जाता है, देयर आर सर्टेन डे केयर सेंटर्स फॉर सीनियर सिटीजन, उसके अंदर आ जाती हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और आपको ओल्ड हाउसेज में मिल सकती हैं, डिफरेंट एनजीओ के साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज जो कि आप जीरियाट्रिक्स फिजिकल थेरेपी में स्पेशलाइजेशन करने के बाद दे सकते हैं। आपका अपना क्लिनिक हो सकता है, आप होम विजिट्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऐसे स्पेशलिस्ट जो कि जीरियाट्रिक्स जो कि ओल्ड पेशेंट्स को देख रहे होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा होम विजिट्स मिलते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वन ब्रांच ऑफ फिजिकल थेरेपी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, दैट इज कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव फिजिकल थेरेपी। अब इसके अंदर भी सब ब्रांचेस हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, लेकिन सिंस वी लिव इन पाकिस्तान तो हमारे पास जो कम्युनिटी हेल्थ है उसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, बट अब्रोड में इसका इतना ज्यादा स्कोप है। अब देखें इसके अंदर जो सबसे पहली ब्रांच है, सब ब्रांच है, दैट इज ergonomics एंड वर्कप्लेस हेल्थ। अभी एचएससी ने एक सब्जेक्ट हमारे पास सेकंड ईयर के अंदर ऐड किया है, दैट इज लिंक्ड विद द बायोमैकेनिक्स। वो आ जाता है, वो है ergonomics। अब ergonomics इज रिलेटेड टू द टू मेकिंग द वर्क प्लेसेस एफिशिएंट। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि कुछ कंपनीज के अंदर जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे होते हैं, उनकी ईज को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उनके अकॉर्डिंग उनके एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमारे पास वर्क प्लेस को उनकी बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग, उनकी ईज के अकॉर्डिंग डिजाइन करना, दिस ऑल कम्स अंडर ergonomics। तो ये एक सबसे पहली सब ब्रांच हो गई किसकी, कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव फिजिकल थेरेपी की। सेकेंड इज ऑल्सो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एमएसके के अंदर, उसी तरह इसके अंदर भी हमारे पास अगर एक पेशेंट नहीं है पर्सन, बट वो अपनी बॉडी को ट्रेन करना चाहता है, वो अपनी बॉडी की फिटनेस पे वर्क करना चाहता है, तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कम्युनिटी फिजिकल थेरेपी। एंड द थर्ड इज द पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स। अब इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी टेक्निक को टेस्ट करना है, हमने चेक करना है कि कौन सी मैनुअल थेरेपी की या इलेक्ट्रोथेरेपी की या कोई भी ऐसी टेक्निक किस एज के पेशेंट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी, किन कैटेगरी के पेशेंट्स के ऊपर अच्छे से वर्क करेगी, तो उन सब चीज़ों को टेस्टिफाई करना और पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर जो वर्क करते हैं लोग, वो आ जाता है पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स के अंदर। और उसके बाद हमारे पास प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशंस भी होती हैं, जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि फिजिकल स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में हम एथलीट्स को ट्रेन ही इस तरह करते हैं कि ताकि उन्हें कम से कम इंजरी हो। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द प्रिवेंटिव रिहेबिलिटेशन। सो इसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमारे पास आप किसी कंपनी के साथ लिंक कर सकते हैं उनके ergonomist के तौर पे। ergonomist एक अलग तरीके से फील्ड है, लेकिन आप
फिजिकल थेरेपिस्ट एक ergonomist को असिस्ट करके ergonomic जो इंटरवेंशंस है उसको वर्क प्लेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाता है। उसके अलावा आप इसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक कर सकते हैं। आप डिफरेंट जो कि हमारे पास कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी मसाजिंग चेयर बना रही है या फिर कोई फिजिकल थेरेपी के इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, उन कंपनीज के साथ आप लिंक कर सकते हो। इस तरह बहुत ज़्यादा आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं इफ़ यू स्पेशलाइज इन कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव फिजिकल थेरेपी। So this was all about all the fields, the branches, the sub branches, or the career options which you can choose or pursue after doing Doctor of Physical Therapy. And if you have any question related to this topic, or if you have any suggestion about the topic on which I should make in next video, tell me in comment section. If you like this video, give thumbs up and subscribe my channel and press the bell icon so that when I come with something new, you get notified. Thank you. Bye bye.